गढ़चिरौली भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर तथा देश के हृदय स्थल संतरों के शहर नागपुर महाराष्ट्र से 170 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों से घिरा आदिवासी बहुल तथा नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित पूर्वी दक्षिण महाराष्ट्र का यह गढ़चिरौली जिला। इस जिले के पूर्व में छत्तीसगढ़ के बस्तर तथा दक्षिण में तेलंगाना राज्य की सीमाएं लगती है। जंगल इतना घना कि गर्मी के दिनों में सूरज की रोशनी जमीन पर कभी कभार ही दिखती है। इस गढ़चिरौली जिले की एक तहसील है भामरागढ़। कहने को तो नागपुर से महज 340 किलोमीटर की दूरी है, मगर इस तहसील के पिछड़ेपन का एहसास इस बात से हो जाता है कि यहाँ के लोगों तक पहुँचने के लिए न ढंग के रास्ते हैं, न अन्य संसाधन, न ही ढंग के स्कूल, शिक्षा संस्थान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। लोग आज भी सामान्य सा बुखार आने पर अस्पताल जाने के बजाय ओझा या गुनिया के पास झाड़ फूक करवाने जाते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं। बड़ी बीमारियों की तो छोड़ ही दो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारतें तो बनी हैं, मगर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर कभी कभार ही नजर आते हैं यहाँ। यह अस्पताल आशा वर्कर या सामान्य दाई ही संभालती है। गांव में अगर कोई गर्भवती महिला बीमार हो जाए या अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रारंभिक चिकित्सा सेवा न मिले तो मृत्यु निश्चित है। इन समस्याओं से जूझ रहे इस जिले की एक और विकराल समस्या है नक्सलवाद। ये नक्सली इन गरीब, अनपढ़, निरीह आदिवासियों का शोषण करते हैं। आए दिन इस नक्सली क्षेत्रों में बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आती है। कई जवान शहीद हो जाते हैं। इन सब के बीच एक युवा छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रभावित बाबा आमटे के कृतिशील कार्य को देखकर उनसे प्रेरणा लेकर एक संकल्प लेता है, मेरे जीवन में मुझे कुछ करना है। और इस संकल्प को मूर्त रूप देने उसके कुछ युवा साथी और उसके साथ जुड़ गए। तो आइए मिलते हैं भामरागढ़ में कार्य कर रहे जन संघर्ष समिति के प्रमुख श्री दत्ताजी सिरके से और जानते हैं उनके कार्यों के बारे में। नमस्कार। द मोशन पिक्चर्स नागपुर इस माध्यम से द अननोन हीरोज़, हमारे अनगिनत हीरोज़ ऐसे हैं जिन्हें कोई पहचानता नहीं है। इसी श्रृंखला में आज हम आपका परिचय करने वाले हैं नागपुर के एक ऐसे योद्धा से जिनका नाम है दत्ताजी शिर्के। नमस्कार दत्ता जी। नमस्कार। दत्ता जी, आप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका कार्य कितना बड़ा है, लेकिन आज हम आपका परिचय हमारे सभी श्रोताओं से करने वाले हैं। शुरू में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो? मैं नागपुर का हूँ और नागपुर में महल स्थित जो भोसले का राजवाड़ा है वही मेरा मकान है और वही से सब कुछ मेरा जो कार्य है वही से शुरू हुआ है। अच्छा। तो एक बात हमें बताइए कि आप के परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपके परिवार के बारे में मैं जानकारी लेना चाहूँगा। मेरे परिवार में सभी लोग हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन सभी लोग हैं और सभी लोगों के साथ मैं रहता हूँ। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं? मेरे को 3 बहन हैं। अच्छा। और एक भाई। अच्छा। ऐसे कुल मिला के हम 5 जन हैं। तीनों बहनों की शादी हो गई है और भाई हमारे साथ रहता है। अच्छा। और माता पिता भी साथ में रहते हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते थे या कर रहे हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा। और वो जूलॉजी माइनिंग में काम करते थे। अभी वो सेवानिवृत्ति उनकी हो गई है। हाँ। और उनका रिटायर्ड लाइफ चल रहा है। दत्ता जी, आपका पूरा जीवन ही नागपुर में व्यतीत हुआ है, तो बचपन में आप मतलब कहाँ पढ़े हो? कौन से स्कूल में पढ़े हो या कॉलेज में पढ़े हो? उसके बारे में ज़रा बताएंगे आप। मेरा बचपन में मैं पहली से 4वीं कक्षा जो है मैं नागपुर में एक शिशु विहार करके स्कूल है। अच्छा। वहाँ मेरा पढ़ाई हुई और 4वीं के बाद 10वीं तक
मैं दादा साहब धनवटे नगर विद्यालय, जिसको नील सिटी हाई स्कूल भी कहा जाता है, वहाँ मेरा 10वीं तक का पढ़ाई कंप्लीट किया मैंने। हाँ। और उसके बाद मैं 11वीं 12वीं मैंने सिपेंडबरा कॉलेज से किया, और 12वीं के बाद मेरा बाकी शिक्षा जो है वो धनवटे नेशनल कॉलेज में हुई। और धनवटे नेशनल कॉलेज से मैंने बीकॉम की डिग्री लेने के बाद मैंने फिर उसके बाद डीबीएम किया, ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया। फिर मैंने बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन जोशी कॉलेज से किया। उसके बाद मास्टर डिग्री मैंने फिर से डीएनसी कॉलेज में की। उसके बाद मैंने और एक मास्टर डिग्री वही मास कम्युनिकेशन में मैंने अमरावती विद्यापीठ से उसको किया। और मैंने 2 साल लॉ की भी पढ़ाई की। अच्छा। मैं अग्निहोत्री कॉलेज वर्धा के कॉलेज में 2 साल पढ़ा। फिर उसके बाद कुछ कारणों की वजह से मैंने लॉ की मेरी पढ़ाई रह गई। और ऐसे करते करते मेरा पढ़ना और कमाना ये दोनों काम थे। मैंने खेती भी करता था और पढ़ता भी था। मतलब अर्न एंड लर्न वाला जो किस्सा है। हाँ, एकदम अर्न एंड लर्न मेरा काम था। हाँ। क्योंकि इधर खेती भी करने का हाँ। और खेती करते करते अपनी पढ़ाई भी करने का। तो आप तो इतना पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ने के बाद भी सरकारी नौकरी या किसी और फर्म में काम करके पैसा कमाने की आपके दिल में कभी ये तमन्ना नहीं आई? पैसा कमाने की बात नहीं थी, पर सरकारी इसमें नौकरी करने का ये था। मेरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इंस्पेक्टर करके सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। सभी टेस्ट मेरी ओके हो गई थी। पर उस समय नागपुर विद्यापीठ में डिग्री जो थी मेरी, मैं जस्ट पास आउट था। और पास आउट होने के बाद मैं इंटरव्यू फेस किया, फिजिकल मेडिकल सब टेस्ट मेरे पास हो गए और मेरा वहाँ सिलेक्शन भी हो गया था। पर मुझे वहाँ डिग्री जमा करनी थी। और नागपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा था तब कि 3 साल जब तक कॉन्वोकेशन नहीं होता है, दीक्षांत समारोह जिसे कहा जाता है, तो वो नहीं होता है तब तक डिग्री नहीं मिलती थी। और मैं प्रोविजनल डिग्री लेके मुंबई नहीं गया था। और बाकी जगह जो लोग थे उन्होंने अपनी प्रोविजनल डिग्री साथ में लाई हुई थी और उन्होंने मुझे प्रोविजनल डिग्री की डिमांड की और मुझे कहा कि ये दीजिए। तो मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने मेरे को 1 दिन का समय दिया, जबकि मुंबई से वापस आना और डिग्री लेना और जाना 1 दिन में संभव नहीं था। सही बात है। तो इस कारणवश वो मेरा जो शिक्षण था, यानी वो जो नौकरी थी, हाँ। वो नौकरी फिर मेरे हाथ से चली गई। मेरी एक तमन्ना थी कि अपन फोर्सेस में जाए, यानी मेरा पहले एम्बिशियस वो भी था। हाँ। कि मैं मिलिट्री में जाऊँ। अच्छा। तो मिलिट्री के लिए मैंने 10वीं पास किया। मैं साइंस के लिए अप्लाई किया था, पर उसमें भी मेरी बड़ी ट्रेजेडी ऐसी हुई कि मैं 10वीं में जब साइंस लेना चाहता था, मैकेनिकल मेंटेनेंस करके मेरे को लेना था, तो मेरा नंबर बहुत समय के बाद लगा। तब मैंने एडमिशन ले चुका था मैं कॉलेज में कॉमर्स के लिए। तो उसके बाद मैं टीसी लेने गया इस कॉलेज से उस कॉलेज जाने के लिए। तो तब वो सभी लोगों का हड़ताल चल रही थी, तो उस कारणवश वो टीसी नहीं मिल पाई। उसमें भी मेरा चांस, उन्होंने भी मेरे को समय दिया था। हाँ। तो उसमें भी वो चला गया। तो मेरा जो सपना था कि एक 12th साइंस करके इंजीनियरिंग फोर्स में जाओ, यानी मिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा एनसीसी था। अच्छा। मैं जूनियर डिवीज़न भी था और सीनियर डिवीज़न भी मैंने किया हुआ था। मेरे पास सी सर्टिफिकेट भी है। अच्छा। तो इस कारण मेरे में एक लगाव था कि अपन इस तरह से अपन जा सकते हैं। तो दत्ता जी, ये सब जो आप बता रहे हैं अपने जीवन के एजुकेशन के बारे में आपने बताया, काफ़ी दिलचस्प बात है कि 2 वक्त आपका जो उपजीविका का साधन बोल सकते हैं हम जिसको, वो हाथ में आते आते निकल गया। लेकिन इसके बाद भी आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश सेवा से जुड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूँगा। तो बचपन में आपका मतलब नेचर कैसा था? काफ़ी शरारती थे या एकदम ही शांत स्वभाव के थे? नहीं, मैं बचपन से शरारती था। सभी लोगों को ऐसा लगता था कि ये बच्चा दिखने में बहुत शांत लगता है, पर मैं शरारती था। मेरे बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि मैंने बहुत शरारतें की है। मैंने बहुत अपने माँ बाप का जो पिटाई बोलते हैं, माता पिता जो पिटाई करते हो, मैंने बहुत मार खाया हुआ हूँ और मार खा खा के मैं बड़ा हुआ। अच्छा, स्कूल में भी आप शरारत करते थे? हाँ, स्कूल में भी मैं शरारत था, क्योंकि मेरे को डांटा करते थे और मैं ऐसा इतना अच्छा, यानी बहुत होशियार लड़का नहीं था, शरारती लड़का एक
ऐसा करके मैं पहचाना जाता ऐसा कोई किस्सा हम आपको पूछेंगे तो कौन सा किस्सा बताना चाहोगे? हूँ। मैं स्कूल में जब था तो हमारे क्लास में हमारी टेस्ट हुई थी और हमको मार्क्स यानी पेपर्स मिले थे। हाँ हाँ पेपर्स मिलने के बाद हमको बहुत कम मार्क्स मिले थे करके हमने सब बच्चों को बोला क्या कम मार्क्स मिले हैं, अपने को अच्छे मार्क्स नहीं दिए। हाँ तो चलो बोलो ये पेपर अपन जला देते हैं करके हमने हमारे रूम में क्लासरूम में हाँ। पेपर जला दिए और अपना खुद का पेपर मैंने अपने पास अंदर में रख दिया था अलग से? और पेपर जलाने के बाद फिर उसका धुआं हुआ और सब लोग आए, टीचर्स लोग क्या कर रहे करके, तो पेपर की होली जल रही थी। तो तब वो सबको पूछा गया कि अरे तुम्हारे पेपर्स कहाँ है, कि ये क्या हुआ। तो कुछ बच्चों ने बताया पेपर ऐसे जले। तो बोले किसने जलाया, तो बोले किसी ने नहीं। तो सर ने बोला कि ठीक है, सब जन अपना अपना पेपर दिखाइए, जिसके पास पेपर होंगे वो बैठ जाएंगे, बाकी इधर में आ जाएंगे। तो देखा गया तो सबने अपने भी पेपर उनके जले हुए थे, हमको भी बोला गया तो हमने अपने पेपर निकाल के दिखाए। सब बच्चे हमारे तरफ देख रहे थे, अरे ये क्या है करके। पर उस टाइम हमको ही नहीं सभी को पीटा था। और मेरे को आज भी याद है कि ऐसे केन से ऐसे सामने हाथ करके, केन जो रहती थी ये यहाँ मारे थे हमको सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मारने के बाद तो सब बच्चों ने कहा था कि ये तुम्हारा अच्छा नहीं है करके। हमने बोला कि हमने बोला था, तुमने करने को नहीं बोला, करने को नहीं कहा। काफ़ी दिलचस्प किस्सा है। ऐसा ही किस्सा आपके महाविद्यालयीन जीवन में भी कुछ हुआ है? हाँ, महाविद्यालयीन जीवन में भी हम जब बीएमसी की पढ़ाई करते थे, यानी हमारी एग्ज़ाम थी और एग्ज़ाम में लेट हो गए, तो लेट होने के कारण हमने बहुत शोर मचाया। फिर उसके बाद पेपर हुआ और पेपर आने के बाद हमको आंसर शीट दी गई, क्वेश्चन पेपर आए नहीं थे, बहुत देर रहा देखने के बाद फिर नहीं हुआ। तो फिर वहाँ भी हमने उड़ गए सबके सब, अपने वो आंसर शीट लिए बाहर में आए, नारेबाजी किए और पेपर जला दिए। तो वो भी एक बात थी कि सब लड़कों ने ऐसे पेपर जलाए, वो बड़ी न्यूज़ तो उस टाइम भी हुआ था, हंगामा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस वक्त भी आपने अपना आंसर पेपर नहीं बचा के उस समय मैं पहली बार मैं खुद होके बाहर जो निकला तो गया नहीं लगे, तो उसके बाद फिर वापस सबको बुलाया गया। तो हम लोग पहले बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे करके, पर हमने गए। पर हमारे में से जो हमारा एक नेता था कि जिसको बोला था कि तू भी बाहर निकलने का है, तो वो आखिर तक नहीं गया था, उसको बाहर ही रख दिए थे, हम पेपर देने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी एग्ज़ाम बाद में यूनिवर्सिटी ने लिया था, अलग से लिया था? अलग से लिया था। अच्छा। तो इस तरह से भी बहुत सारे किस्से हैं। मैं शांत बैठने में वाले में से नहीं था, पर सभी लोग बोलते थे कि वे दिखने में ऐसा सिंपल दिखता है पर ये ऐसा शरारती नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे वो फ़ायदे भी मेरे को होते थे कि मैं जो भी शरारत करता था तो लोग मेरे ऊपर एकदम ब्लेम नहीं करते थे। तो बोले कि नहीं ये नहीं कर सकता, दूसरे किसी ने किया होगा। मतलब आप चाबी दे के बाजू में हो जाते थे? नहीं, बाजू नहीं होता था, करता मैं ही था। पर लोगों को यकीन नहीं आता था कि मेरे काम के ऊपर कि ये कर सकता है करके। अच्छा, तो एक बात आप मतलब शरारत तो होती है, ये तो बचपन में भी सब लोग करते हैं, कॉलेज लाइफ में भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनका अपने जीवन पर प्रभाव हमेशा रहता है, जैसे कि हमारे कोई टीचर होते हैं या समझो कोई अपने समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति होता है जिसका अपने जीवन के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति या शिक्षक आपको याद में है? हाँ, मेरे जो हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे क्लास टीचर थे स्वर्गीय मधुकरराव बाकरे। हमारे क्लास टीचर थे, तो वो हरदम हमें अच्छी अच्छी बातें बताते करते थे। अच्छी अच्छी कादम्बरी वो सुनाते थे, हम वो कहानियाँ हमको बताते थे। हम 5वीं क्लास में थे तब, और वो हस्ताक्षर के बारे में भी हरदम बोलते थे कि अरे आदमी का हस्ताक्षर से नेचर जाना जाता है। और जिसका हस्ताक्षर अच्छा है और जिसकी गंदी हैंडराइटिंग है, अगर वो अपनी हैंडराइटिंग सुधारता है तो दुनिया पे राज कर सकता है। तो ये बात मेरे मन में भी बढ़ गई। मेरी बहुत गंदी हैंडराइटिंग थी, फिर मैंने प्रयास किया और अपनी हैंडराइटिंग को सुधारा। अच्छा। तो तब उन्होंने वो जो बात कही थी कि जो अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकता है वो दुनिया पे राज कर सकता है, तो ये बात मेरे मन में आज तक बैठी है। और मैं आज तक सोचता हूँ कि अब आदमी कुछ भी कर सकता है, अगर उसने ठाना, उसके मन में वो बात आ गई तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या यही बात आपको ऐसा लगता है क्या कि जो एक जनसामान्य आदमी से लेकर एक सामाजिक दायित्व संभालने वाला व्यक्ति बनाने में आपको इसी घटना से प्रेरणा मिली?
इसी घटना से नहीं, ये घटना तो मेरे को वो ये देती थी कि अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपन अपने जीवन को मोड़ दे सकते हैं। पर मेरे जीवन में मोड़ आने वाली जो घटना है वो है, मैं कॉलेज लाइफ में जब आनंद वन गया था, और आनंद वन जाने के बाद मैंने बाबा आमटे का कार्य देखा था। अच्छा। बाबा आमटे से मिला भी था मैं। हाँ। तो बाबा आमटे के बारे में जब मैंने जाना कि दुनिया जो आदमी को बाहर करती है उनके पास नहीं आती, ऐसे आदमियों को बाबा आमटे ने खुद के पास रखा था, महारोगियों को। हाँ। और उनकी वो सेवा करते थे। तो बोला ये बहुत बड़ा काम है, और वो उन्होंने किया था, वो भी था। और मैं उनके वहाँ जहाँ गया था, वहाँ एक लड़की थी जिसको हाथ नहीं थे, ऐसे हैंडीकैप लड़की थी, दिव्यांग, और उसके पैर थे, और पैर से वो जैसे नीडल से बारीक वर्क वाला काम करती थी, वो ग्रीटिंग बनाती थी। और उसके बने हुए ग्रीटिंग मैंने देखे, और मैं अचंभित हो गया कि इसको हाथ नहीं है, इसको ढंग से बैठना भी नहीं होता है, पर ये इतना अच्छा ग्रीटिंग बना रही है पैरों से। और दूसरा वो भी देखा कि उसके ग्रीटिंग को हाथ लगाने के बाद वो इतनी प्रफुल्लित होती, उसको लगता था कि अपने कोई खरीदेगा, तो वो खुश होती थी। मैंने वहाँ से 2-3 ग्रीटिंग खरीदे, और वो घर में आके भी दिखाया सबको। और वो बात मेरे मन में बैठ गई कि अरे जिसको कुछ भी नहीं है वो भी कुछ काम कर रहा है। हाँ। इतना अच्छा काम कर रहा है। हाँ। कि जिससे समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं। हाँ। तो अपने पास तो अब हाथ है, पैर है, दिमाग है, सभी चीज़ है, अपन भी कुछ तो भी अच्छा काम करना चाहिए। और तब से मेरे लाइफ में जो मोड़ आया, वहीं से मेरे जीवन का मोड़ बदला, और मैंने ये सामाजिक कार्यों में काम करना शुरू किया, और थोड़ा सा मेरा सामाजिक जो विषय था उसकी तरफ ध्यान देने का मैंने प्रयास चालू किया। तो इतना सब करने के बाद अभी तो आप सामाजिक दायित्व निभाने में लग गए हैं पूरा तन मन और धन से। तो ये सब करने के लिए आपको मतलब क्या कर रहे हैं आप? धन कमाने के लिए बोलिए, या ये सब कार्य करने के लिए क्या कर रहे हैं? कैसे, मैं पहले तो खेती करता था। खेती के साथ मैं पढ़ने का काम करता था। हाँ। पढ़ते पढ़ते फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मेरे ही कॉलेज ने मुझे बुलाया, और उन्होंने मेरे को लेक्चरशिप की नौकरी दी। तो नौकरी करने के बाद मैं 7 साल मैंने नौकरी किया कॉलेज में। अच्छा, कौन से? DNC कॉलेज में। अच्छा। मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाता था। हाँ। तो वो पढ़ाते पढ़ाते फिर 7 साल निकल गए, और मेरा काम भी शुरू था। फिर एक ऐसा मोड़ आया कि काम या अपना कॉलेज का काम। हाँ। क्योंकि बहुत सारा दायित्व, मतलब सामाजिक काम या अर्थार्जन। हाँ। तो मैंने सोचा कि अपन कॉलेज का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा दायित्व वो भी है, और एक सामाजिक दायित्व ये भी है कि अपने को काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है और अपनों को काम करना है। तो आधा इधर आधा उधर। फिर मैंने एक दिन ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, अपन फुल टाइम उधर काम करना चाहिए, और अर्थार्जन का काम तो सभी करते हैं, सभी का काम ही अर्थार्जन करना है और अपना पेट पालना है। तो इसलिए मैंने फिर कॉलेज की नौकरी छोड़ दी, और फिर ये छोड़ने के बाद बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ घर में कि इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद हाँ। आप क्या करोगे और कैसा काम कर रहे हो। सारी बात है ना, क्योंकि जब अपने हाथ में कोई जॉब है तो जॉब को संभाल कर सामाजिक कार्य करना ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अपना पूरा जो उपजीविका का साधन जो है वो साधन छोड़कर आप पूरी तरह इस माहौल में आ गए। तो ऐसी कौन सी घटना हुई कि जिसके लिए आपको ये करने की इच्छा हो गई? घटना ऐसी कुछ नहीं थी, पर मैं देखा कि अपन वहाँ काम करते हैं, कॉलेज का भी काम है, फिर कॉलेज में परीक्षा का भी दायित्व होता है, तो बच्चों का भी है, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, अपने वजह से नुकसान। तो बोला एक कोई भी काम करना चाहिए। हाँ। और एक ऐसा भी था कि आदिवासी लोग जो थे उनके लिए कुछ करना है, ऐसे मैंने जब मन में ठाना था। हाँ। तो अपन इनके लिए पूरा टाइम काम करना चाहिए, और तब मैंने ये डिसीजन ले लिया। और घर में भी उसके बाद हंगामा हुआ कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद आप काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने घर वालों को भी समझाया। फिर कुछ दिन तक उनकी नाराज़ी चली कि उनका कहना था कि अरे फिर अर्थार्जन का क्या। तो मैंने फिर पुराना मेरा खेती का काम वैसे भी चल रहा था। हाँ। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं खेती करूँगा। अच्छा। और खेती हो जाती है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि खेती पे जाना पड़ता है,
मेरे यहाँ अच्छा काम है हाँ, तो मेरे को बहुत कम जाना पड़ता है। और मैं बोला मेरा अर्थार्जन उतना ही मेरा पेट भरे हाँ 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 और 2 पैसे मेरे को मिले उतना ही मेरे को, बाकी कुछ ऐसा चाहिए नहीं। और बाकी मेरे घर में सब अच्छा कुशल था, तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी न होने के कारण फिर मैंने ये निर्णय ले लिया। नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये कार्य में तो बहुत ज़्यादा धन चाहिए। यानी कितना भी पैसा आप लेके आइए तो फिर भी वो कम ही गिरने वाला। ऐसी परिस्थिति में आपका एक अच्छा खासा मतलब धन देने वाला कार्य आपने छोड़ दिया। तो ये जो कार्य है, तो ये कार्य में अभी जो पैसा है वो पैसा आपको कहाँ से मिलता है? ये कार्य में कैसा है कि हमारे पास जो भी कुछ पैसा है और हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं, हाँ 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 बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ते भी है, कमाते भी है, कुछ लड़के जॉब भी करते हैं, ने पैसा ही कमाते हैं, पर हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों से हम बोलते कि ऐसा ऐसा काम है। और समाज में ऐसे कुछ लोग भी है कि जिनको इस परिस्थिति के बारे में पता है, तो वो भी हमको हेल्प करते हैं कि कुछ ऐसा लगा तो हम उनको बोलते हैं, कुछ आह्वान करते हैं, आह्वान के माध्यम से पैसा जमा हो जाता है। जैसे कि किसी बच्चों को पढ़ाई के लिए पढ़ाई का साहित्य चाहिए, तो इसलिए इसके लिए आह्वान किया तो कुछ लोग हमको मदद भी कर लेते हैं। एक बात बोली कि जैसा आपका जो कार्य है वो विशेष तौर पर बहुत दूर, मतलब नागपुर से बहुत दूर और एक पिछड़ा इलाका है जो गढ़चिरौली ज़िला है, उसका भामरागढ़ तालुका, और उसके भी इंटीरियर में आपने काम चुना। तो इसमें आपको ऐसी क्या इंटरेस्ट आई कि वो इतने दूर वाले एरिया में जाकर आप काम करोगे? हम लोग जैसे पहले में स्टार्ट किए थे काम, तो हम लोग एक शोध यात्रा करके हमने निकाली थी। अच्छा। और तो शोध यात्रा के माध्यम से हमने पूरे महाराष्ट्र में से लोगों का आह्वान किया था, और आह्वान करने के बाद लोग आए। और जिस दिन हमारी यात्रा थी उसके पहले दिन ही एक नक्सल का लेटर आया, उनका लेटर फरमान आता है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप यात्रा मत कीजिए करके। हाँ हाँ हाँ। तो उस कारणवश कुछ लोग उस यात्रा में से कम हो गए, हाँ हाँ। और कुछ लोग आए। तो ऐसे करके हमने विदाउट प्रोटेक्शन, यानी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिया था, हाँ हाँ। और हमने हमारी जिम्मेदारी के ऊपर वो यात्रा निकाली थी। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? ये कोरची से लेकर अहेरी तक। अच्छा। और सभी इंटीरियर जो एरिया है, यानी हमने ऐसी गांव चुने थे जहां नक्सल से प्रभावित है लोग, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल का वहाँ जहाँ काम होता है, वहाँ चलता है, उनकी दबंगगिरी जहाँ चलती है, वही गांव हमने चुने। और वो गांव वो चुनने के लिए भी हम पहले वो गांव में सर्वे करके आए थे। अच्छा। कि हमारी यात्रा किस रूट से रहेगी, उस रूट से गए थे। उसमें भी एक ऐसा किस्सा है कि पहली बार मैं जब गया था तो हम इस सर्वे के लिए हमने पॉम्पलेट बनाए थे कि हम आपके गांव में आने वाले हैं, हमारी ऐसी यात्रा है। तो उस यात्रा को चलते हुए हम लोग जब गए तो एक दिन शाम के टाइम में कोठी करके है, कोठी का इंटरवल में हम गए थे। तो कोठी के इंटरवल में जाते समय हम पत्रक बांटते गए, हमको थोड़ा सा शाम हो गए, 5 साढ़े 5 बजे के बाद। अच्छा। अंधेरा थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो गया था। तो जैसे ऊपर से हम आ रहे थे बाइक से, हाँ। तो बाइक से आते समय हमको एकदम पट के साथ 2 आदमी दौड़ते हुए देखे। तो हमने देखा तो वो नक्सल थे, हाँ। और उनके हाथ में बंदूक भी थी, हाँ। और हम रुक गए। हमारे मन में भी डर एकदम पट के साथ कि अपने को अरे नक्सल सामने है। हाँ। हमने ऐसे एक नाला था ऐसा, और हम ऊपर, और वो नाले के पीछे में जहाँ ब्रिज बनने का था, अधूरा ब्रिज था, उसके पीछे खड़े हो गए। और फिर हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो हमने बोला कि अपन ने कुछ किया नहीं है, हाँ। क्योंकि हमारे को उस समय नक्सल की एंट्री भी पता थी, उनके बारे में पता था कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो बोला ये कुछ अपने को करेंगे नहीं, इसलिए हमने गाड़ी निकाली डर के, और देखा साइड में ऐसे देखा तो वो दोनों बंदूक लेके खड़े थे। फिर हमने अपनी गाड़ी जल्दी से निकाल ली। उन्होंने हमको ना रोका ना कुछ बोला, पर वो डर था मन में, वो बहुत भयंकर था। और अनुभव भी आपका पहला ही? हाँ, पहला ही अनुभव था मेरा। नक्सल के साथ का जो अनुभव था, हाँ। वो पहला ही था। और इस तरह से आएगा, मैं और मेरा एक साथी था जीतू करके, हाँ।
तो वो दोनों हम बाइक पे थे। मतलब पहले ही जो आपकी यात्रा थी उसी में आपका हाँ, नक्सली लोगों से पहले इसमें आ मुलाकात गया, गाड़ी में ही चला रहा था। हाँ। वो पीछे बैठा था। हमने दो पहिया पर गाड़ी दो पहिया गाड़ी थी। हाँ, हाँ। तो इस तरह से अनुभव भी आए थे और इस तरह से हमने गांव-गांव में लोगों को पत्रक बांटे थे और हमको यात्रा, वो शोध यात्रा निकालनी थी। हाँ। उसको हमने ऐसे बोला था कि जहाँ वहाँ की जो वास्तविकता है उसका हम दर्शन कराएंगे आप लोगों को। तो हमने उस माध्यम से फिर वास्तविकता का दर्शन की यात्रा निकली हमारी। इंटीरियल गांव में हम लोग गए और वहाँ देखा कि जो कहा जाता है, शहरों में कहा जाता है कि इस तरह से ये वारदातें ऐसी होती है, पर उस तरह से कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका विपरीत अलग ही दिखाई दिया कि वहाँ नक्सल आदिवासी के लिए काम नहीं करते, तो वो आदिवासी का शोषण करते हैं, उनको अपने दबंगगिरी के नीचे वो दबाते हैं और उनसे जो चाहे वो काम करा लेते हैं। इस तरह का चित्र हमने देखा और गांव में भी वो ऐसा कहा जाता था कि सरकार कुछ नहीं करती, रोड्स नहीं बनते, हेल्थ सेंटर नहीं बनते। तो उसका कारण वो नहीं था कि सरकार नहीं बनाती, इसका कारण था नक्सल ये सब चीज़ें करने ही नहीं देते थे। इस तरह से जो परिस्थिति देखी और उसके बाद हमने ऐसा निर्णय लिया कि नहीं, ये काम अपन ने करना ही चाहिए और इनके लिए अपन ने करना है और यही अपना काम है। तो मतलब ये जो शोध यात्रा आप किए, तो उसके बाद में मतलब आपके साथ कितने लोग जुड़े थे? हमारे साथ वही मैं बताया कि पहले बहुत सारे लोग आने वाले थे। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद जो लोगों को लेके गए, हाँ। कुल मिला के 60 लोग हम गए थे। हाँ, हाँ। तो उसमें से 50 लोग जो बाहर के आए हुए थे, हाँ। वो हमारे साथ जुड़े थे और वो संपूर्ण महाराष्ट्र में से थे। अच्छा अच्छा। ये सभी जगह से आए थे, पुणे से, मुंबई से, औरंगाबाद से, नांदेड़ से और अपने विदर्भ के भी बहुत सारे लड़के थे, लड़कियां थी। हाँ, हाँ। तो ये सब जुड़े हुए थे और फिर हमारा उनसे जुड़ने के बाद एक प्रकार का कैसे वो आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे मन में ठान के हमारा काम फिर चालू हुआ। तो ये जो आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासी लोगों के लिए अभी आप किस प्रकार की मदद पहुंचाते हो या किस प्रकार का कार्य आप कर रहे हो? आदिवासियों के लिए कैसे कि वो पिछड़े हुआ वर्ग है। हाँ, हाँ। और ऐसी जगह में रहते हैं कि वहाँ आदमी पहुँच नहीं पाता, क्योंकि एक नक्सल का डर है। लोग नक्सल के बारे में सुनते ही डरते। यानी बहुत लोगों को कहा जाता कि अरे गढ़चिरौली जाना है तो पहले ही ठान देते कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है, वहाँ नक्सल है। तो इस तरह से डरते हैं। और हमारा जो कार्य है वो गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तालुका में। हाँ। और हमने भामरागढ़ तालुका इसीलिए चूज़ किया कि हम सोचते थे कि ऐसी जगह में काम करना चाहिए जहाँ नक्सल का टेरर है और वही अपन खड़े होके काम करेंगे। क्योंकि हम कैसे कि हम बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते आ रहे, और शिवाजी महाराज ने जिस तरह से स्वराज्य निर्माण किया था, तो हम ये सोचते थे कि अपन भी उनके मावड़े हैं। तो मावड़े का काम है काम करना, ना कि किसी से डरना और अच्छे के लिए काम करना। तो हमने भामरागढ़ तालुका अपना चूज़ किया और उसमें भी ऐसे जो गांव है जहां लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती, कुछ ज़रूरत चीज़ें जो है वो नहीं मिल पाती, तो उसको मदद करना। तो हमने वहाँ ठाना कि उसको शिक्षा, विकास और आरोग्य, ये 3 चीज़ों के ऊपर हम वहाँ काम करते हैं। दत्ता जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ जैसे हमारी सरकार तो कहती है कि हर जगह पे उन्होंने प्राथमिक स्कूल खोल दिए हैं और आरोग्य की सुविधाएं पहुँचा दी है, तो इसके बावजूद भी ये लोगों तक मतलब ये मदद नहीं पहुँचती क्या? नहीं, ये कैसा रहता है कि इतना पिछड़ा है कि वहाँ तक रास्ते नहीं हैं। हाँ। लोग पहुँच नहीं पाते, कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। तो और उनको लोगों को समझता नहीं है, तो इनको वो भी नहीं पता है कि यानी ऐसे गांव है जहाँ हम जाते हैं तो बच्चे, औरतें ऐसी छुप जाती है, बच्चे भाग जाते हैं, देख ऐसा भी है वहाँ। अच्छा। तो वहाँ तक ये सब संसाधन जो सरकार बोलती है वो नहीं पहुँच पाती। और कुछ गांव में स्कूल है, कुछ जगह नहीं है। हेल्थ सेंटर है पर हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, इस तरह का वहाँ होता है। तो हम लोग आरोग्य के इसमें ऐसे गांव चूज़ किए हमने कि उसमें हम वहाँ तक जाते हैं, उनको दवाई देते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ। क्योंकि वहाँ जाना और उनके साथ कम्युनिकेशन करना वही बहुत बड़ी बात है। यानी
दवाई तो दूर की बात रही, उनके पास पहुंचना, उनसे बात करना, वही उनके लिए एक दवाई है। एक बात बताइए, कोई भी कार्य शून्य से ही चालू होता है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि अपने को लगता है कि नहीं हमने कुछ सफलता पाई है। तो ऐसा कोई खास जिस वक्त आपको ऐसा लगा कि नहीं आज मैंने सचमुच में कुछ कार्य किया हूँ और एक सफलता मुझे मिली है, ऐसा पहला कार्य आपको कुछ ख्याल में है क्या? हाँ है। हम लोग पहले जाते थे तो गाँव में इधर से उधर लोगों से मिलते थे, उनसे मुलाकात होती थी। ऐसे ही जाते समय हमने देखा कि एक जुई करके पुलिया है, हाँ। और जुई का, अभी चुई का पुलिया बोलते हैं, जुई का नाला बोला जाता है उसको। तो नाला था और नाले से हम जा रहे थे बाइक, हम वहाँ जाने के बाद यहाँ से तो कार से जाते थे और वहाँ बाइक से ही घूमते थे। तो बाइक से घूमते घूमते हम वैसे जा रहे थे तो एक लड़का हमको मिला था, क्योंकि हमने भी वो नाले से अपनी गाड़ी डाली थी, हमको भी थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, हम निकाल रहे थे। तो ऐसे ही गाड़ी रोकने के बाद वो लड़का वहाँ था, तो ऐसे ही बोला कि ऐसी तकलीफ होती है, आपको भी होती होंगी। तो उसको जब पूछा कि आपको भी होती होंगी, तो उसने उसकी कहानी बताई। वो कहानी ऐसी थी कि वो लड़का शादीशुदा लड़का था, 22 साल का ही लड़का था, और शादी उसकी औरत जो थी एक 17-18 साल की थी, और उसकी डिलीवरी का समय आ गया था। अच्छा। और वो डिलीवरी के लिए मामरागढ़ जाना चाहता था। मामरागढ़ वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो वो जाना चाहता था, पर वो जो जुई का नाला है उसको बाढ़ आई थी, और बाढ़ के कारण पानी इतना था कि वो सामने जा नहीं सक रहा था। तो उस समय में उसने बहुत देर तक इंतज़ार किया कि पानी कम होगा और मैं अपनी बीवी को लेके जाऊँगा, और वो ऐसे करते करते पानी बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। पर उसके बीवी की डिलीवरी का समय आ गया, और उसकी बीवी की वही डिलीवरी हुई, बच्चा भी हुआ, और बच्चा भी गया और उसकी माँ भी गई। तो हाँ, उसी समय वहाँ गई। और वो ये जो कहानी है उसने, मैंने तो ऐसे ही बताया, वो कहानी उसने आंखों में पानी, यानी उसके पानी आने वाली कहानी थी, और उसने वो बताया, और वो उसने रोना भी चालू किया। सच में जब आप मुझे बता रहे तो मेरे भी पूरे शरीर में रोमांच खड़े हुए कि कितनी गंभीर परिस्थिति होगी जब वो अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी और अपने बच्चे का मरण देखता होगा। तो बहुत ही नहीं, बहुत बुरी। वो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने वो अभी भी वो बच्चा याद में आ रहा है कि किस तरह से उसका हुआ होगा, और वो बहुत रोया था। तो तब हमने सोचा कि नहीं यार, कुछ तो भी अपन ने करना चाहिए, ये लोग ऐसे अगर मरते जाएंगे तो कैसा होगा। तो हमने ठाना, फिर हमने एक विचार किया कि इसके ऊपर पुलिया बनना चाहिए। तो पुलिया बनना चाहिए तो फिर कैसे करेंगे। तो हमने सरकार की तरफ गुहार लगाई कि सरकार को बोला कि बनाइए। तो सरकार बोले हम बनाने को तैयार है, पर वो कोई बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई उसका टेंडर लेते नहीं है और ना कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार है। तो फिर कैसे करें। तो हमने फिर बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो भी करना चाहिए। और ऐसे ही वो उसमें से हम जब सर्वे कर रहे थे सब चीज़ों का, तो सच में ये बहुत ही दिल को दहलाने वाली चीज़ हमने सुनी आपसे। काफ़ी दर्दनाक घटना हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी घटना वहाँ पर घटती होगी। हाँ, बहुत सारी है ना, हमारे घटना तो बहुत सारी होती है, पर ये एक घटना थी। और दूसरी, मैं जब कुछ दिनों के बाद वहाँ गया, तो ऐसे ही एक लड़का फिर से और एक मिला। अच्छा। और उसने भी बताया कि मेरी जब पत्नी को सांप ने काटा था, और मैं उसको लेके जाने वाला था, तब नदी को बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसे इसमें उसकी भी पत्नी वहाँ गुजर गई थी, उसकी भी मौत हुई थी, और वो भी बहुत रोया था। अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी कम उम्र का लड़का और उसकी कम उम्र की बीवी, ऐसे कुछ था। और वो उनका जो सब रोना धोना और उनकी जो सब कहानी सुन के ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो भी करना चाहिए। और तभी हमने मन में ठाना कि ये जुई का पुल बनाना है। और हमने सरकार की तरफ भी गए, सरकार को बोला कि सरकार ने बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं तो नक्सल करने नहीं देता, कोई ठेकेदार वो काम लेते नहीं हैं, और नहीं लेने के कारण हम कुछ कर नहीं पाते। मतलब वो नाले पर पुल सरकार द्वारा मंजूर था क्या? मंजूर नहीं, प्रपोज करके सरकार कुछ करना चाहती थी, पर वो कुछ होता नहीं है, कोई करता नहीं है। करके उसको उन्होंने कुछ ऐसा प्रपोज में रखा था, यानी कुछ ऐसा उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया था, प्रपोज में नहीं था, पर वो नहीं किया। तो फिर हमने ठाना कि नहीं, वहाँ अपना करना चाहिए। तो पर
फिर उसमें भी प्रक्रिया चालू हुई कि पहले पुल करना है तो लोक वर्गणी से करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा मांगना पड़ेगा। दूसरा ऐसा बात है कि वहाँ के लोगों ने ये काम पे आना चाहिए। हाँ लोग सहभाग से ये होना चाहिए, लोगों का सहभाग अगर नहीं होता है हाँ तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमने 6 महीने उसके ऊपर काम किया। 6 महीने गांव-गांव जाके उनकी मीटिंग्स लिया, उनको बोला कि आपको ये ऐसा ऐसा पुल है, उसको हम अपन बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे और ये बनेगा तो उसके फ़ायदे इस तरह से होंगे। लोगों को भी फिर समझ में आया कि नहीं ये करना चाहिए, पर वो उनके मन में जो डर था नक्सल के वजह से कि नक्सल उनको कुछ करने नहीं देते थे, अगर वो करते थे तो नक्सल उनको कुछ ना कुछ करते थे, अच्छा मार भी देते थे। हाँ। तो उसके वजह से वो सोच नहीं पा रहे थे कि भाई ये कैसे करें। हाँ। पर जब उनको हमने एक आत्मविश्वास उनके मन में जगाया कि नहीं ये हो सकता है, अगर आप साथ में आते हैं और हम लोग हैं तो इसको ज़रूर बनाएंगे। और वो प्रोसेस प्रक्रिया उसकी फिर वो पुलिया की चालू हुई। अच्छा। कि जब उसको फिर हमने प्रपोज किया और लोगों के पास गए, लोगों को बहुत सारे क्योंकि उसको पैसा भी बहुत लगना, पहला जो उसका प्रपोजल था वो 3-3.5 लाख का था। 3.5 लाख उसको लगने वाले थे, पर लोगों के पास जैसे जैसे गए तो लोगों ने बताया कि नहीं ये पुलिया के ऊपर से बहुत पानी जाता है। हाँ। और ये ऐसा एक आप पुलिया बनाएंगे तो वो पुलिया कमज़ोर रहेगा और पहली बारिश में बह जाएगा। अच्छा, वो वहाँ पर वो जो पानी का प्रभाव था, हाँ तो मतलब किनारे से किनारा ऐसा जो डिस्टेंस हम कहते हैं, हाँ वो बहुत करीब था क्या? करीब नहीं, वो लंबा था, पर पानी का फ्लो बहुत बड़ा अच्छा रहता था। अच्छा, हाँ, पानी का बहुत, क्योंकि पहाड़ी से ऊपर से पानी आता था और बहुत तेजी से आता होगा। हाँ, और ऐसा थोड़ा सा ऐसा मोड़ भी था उसको। अच्छा। तो मोड़ होने के कारण लोगों का कहना था कि ये पहले इसमें आपका बह जाएगा, तो फिर हमने उसको बजट बढ़ाया, उसका बजट 6.5 लाख का किया। हाँ हाँ। तकरीबन हम 7 लाख तक गया। और फिर उसको हमने थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते वो हमारा आखिरी समय में जब हमने बजट निकाला तो 12 लाख का हुआ। अच्छा। तो उसका कारण भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को जब पैसा मांगा तो उन्होंने बताया कि इस तरह से होता है, ये पुलिया बह जाएगा। कुछ लोगों ने हमको हेल्प करने से भी मना कर दिए। अच्छा। कि नहीं अब क्या करेंगे। मैं एक जन से, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उनको बोला कि आप एक डोजर हमको गिट्टी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं क्यों दूँ, मैं दी भी तो वो कुछ काम भी नहीं आएंगी, बह जाएगा, मेरी गिट्टी फुकट में चली जाएंगी। तो हमने उसको कहा कि नहीं अरे फुकट के समझ के दो। अच्छा। उसने वो भी बोला था कि ये पहली बारिश में नहीं गया तो मैं बोले मैं आपको लिख के देता हूँ। तो हमने बोला कि लिख के देने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हमको किसी से लिख के लेना और लिख के देने का इसके लिए हम आए नहीं है, हमको ये सिर्फ तो हमारा प्रयास हाँ है। प्रयास है। हाँ। और हम हमारा प्रयास अच्छी तरह से करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि वो मजबूत बने। और उसके वजह से हमने फिर उससे गिट्टी लिया और वो पुलिया बनाने का काम जिस दिन चालू हुआ, पहला ही दिन था, जैसे हम लोग गए और लोगों को बोला चलो, तो लोगों ने आने से मना कर दिया। बोला क्यों, क्या हो गया? तो नहीं, बोले रात को ही मीटिंग हुआ नक्सल का, और नक्सल ने बोला है कि जो भी ये पुलिया में पहला प्रयास करता है और उसमें काम करता है तो उसका हाथ काटा जाएगा, जो भी पहला पत्थर डालेगा उसका हाथ काटा जाएगा। उस डर के कारण कोई भी लोग नहीं आए। तो फिर बोला ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, अब लोग नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे। फिर हमने भी सोचा, हमारे जो हमने लेबर लाए थे उनको बोला कि अपने को ही करना है, और हम भी जुड़ गए। हमारे साथ भी 6-7 हमारे कार्यकर्ता लोग थे, उनको सबको लेके हम काम में जुट गए और हमारा काम पहले दिन चालू हुआ। तो चालू करते करते लोग तो आए नहीं, काम चालू किया। फिर जेसीबी हमने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जेसीबी से करना चाहिए, क्योंकि लेबर नहीं है, लेबर का काम जेसीबी कर पाएगा। हाँ। तो जेसीबी को बुलाया, जेसीबी आया, जेसीबी ने 2 दिन काम नहीं किया तो तीसरे दिन जेसीबी वाला भाग गया, क्योंकि हमें पता चला कि उसको भी किसी ने आके बताया कि अगर तू काम करता है तो तेरा जेसीबी जला दिया जाएगा और तेरे को भी मार दिया जाएगा। तो जेसीबी वाला भाग गया। फिर दूसरे जेसीबी वालों को बुलाया, उसके हाथ से हमने वो काम पूरा किया। दूसरा भी कुछ दिन तक रहा, उसके बाद उसको भी किसी ने धमकाया, वो भी भाग गया। तीसरा जेसीबी वाला है हमारे साथ काम करने के लिए, वहाँ के जो एनएसएस के स्टूडेंट थे। अच्छा। उन्होंने भी, हमारा कुलपति से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे आएंगे, हम काम करेंगे, श्रम करेंगे। बहुत बड़ी बातें सब हो गई, पर उनको भी जैसे ये पता चला वो भी नहीं आए। यानी कोई आने से बिल्कुल डरता था। जो लोग हमको बोलते थे कि ये पुलिया बनाना ही है और ये पुलिया को हम आपके साथ काम करेंगे,
वो सब देखते थे पर कोई काम पे नहीं आते थे। और हम भी बोले कि नहीं मत आओ, क्योंकि आपकी अगर जान जाती है और हमारे वजह से जाती है तो ये गलत होगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो हमने भी उनको बुलाया नहीं और हमने हमारा काम चालू किया। ये इस समय में इतना काम किए, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता था, लेक्चरर आदमी था, पर इतना काम हमने किया। हमारे सभी साथी जो थे वो लेबर के माफिक काम करते थे। मैंने खुद वहाँ सेंटिंग ठोकने से, तो सलाई जो रहती है वो काटने से, सीमेंट के बोरे पत्थर डालने से लेकर सब काम किया। इतना काम किया कि पूछो। और उसमें भी दिक्कत ऐसी थी, काम सुबह 9 साढ़े 9 बजे चालू होता था, 4 बजे बंद करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहाँ 4 बजे को आगे काम नहीं होता है। अच्छा। तो 4 बजे तक वो हमारे को प्रोटेक्शन दिया गया था पुलिस का। तो वो सीआरपीएफ वाले भी चिल्लाते थे, अरे जल्दी काम बंद करो, 4 बज गए। और ये काम में कैसा था कि हमको भी पूरा काम कंप्लीट करना था, तो समय हमारे पास बहुत कम था और काम कंप्लीट करना है। कहीं काम रुक गया तो ये हमारे ऊपर एक दाग सा लग जाएगा कि अरे इन्होंने काम पूरा नहीं किया। लोगों के मन का जो विश्वास है हमको वो जीतना था ये काम से, तो हमने वो किया। एक बार तो ऐसे ही सीआरपीएफ वालों से भी हमारा थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। वो बोले कि अरे 4 बजे के काम करो। हमारा एक पिलर का काम चल रहा था, वो कंप्लीट भरने के बाद ही उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा। आधा काम आज किए और आधा ऐसा हो नहीं सकता। तो उनको बोला कि नहीं आप एक काम करो, आप हमारा प्रोटेक्शन छोड़ दो, हमें कोई जो होगा वो देखा जाएगा, आप चले जाओ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, हम हैं, पर आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि कुछ होता है तो उसके परिणाम भी बड़े बुरे हो सकते हैं। तो हमने भी बोला कि ठीक है वो सब चीज़ें हैं, पर ये हमको करना है। हमने पूरी ठान ली थी जो बात, और हमने फिर ऐसे काम करते करते पूरा काम किया। और ये सब इतने सब दिक्कतें आने के बावजूद भी ये काम हमारा 17 दिनों में हुआ। यानी 176 फीट लंबा और ऐसा 10 फीट ऐसा आड़ा ऐसा पुल हमने 17 दिनों में कंप्लीट किया। और ये हमने सबसे पूछा कि बहुत लोगों से पूछा कि ये, तो बोले ये ऐसा इतने दिनों में, कम दिनों में नहीं होने वाला है और ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोला नहीं हमने किया है। तो बोले ये एक राष्ट्रीय विक्रम ही हो सकता है। हाँ, क्योंकि सही बात है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो राम सेतु बना था, जो भगवान राम ने अपने वानरों के सहयोग से इतना बड़ा, मतलब रामेश्वरम से कन्या अपना श्रीलंका तक जो सेतु बनाया था, उसका बाद ये ऐसी घटना वाला ये दूसरा ही पुल होगा। मैं उसको सेतु की ही कल्पना दूंगा। तो ये कार्य करते वक्त आप लोगों को कुछ नक्सलियों की तरफ से कुछ ये नहीं हुआ क्या, मतलब संघर्ष नहीं हुआ क्या उनके साथ? संघर्ष यानी कैसा क्या था कि इस नदी, वो जो जूही नाला था, नाले के इस पार हम, उस पार नक्सल, इस तरह की सिचुएशन थी। अच्छा। यानी वो वहाँ हर रात मीटिंग लेते वहाँ। उनकी जो बड़ी कैडर की जो लीडर है नर्मदा का, वहाँ का वो दिनेश करके कमांडर था। अच्छा। वहाँ कमांडर ऐसे दलम होते हैं, जैसे वो भामरागढ़ में आता है तो भामरागढ़ दलम का दिनेश करके कमांडर था। अच्छा। और सेंट्रल कमेटी की मेंबर जो थी, उनकी सेंट्रल कमेटी होती है, उसकी बड़ी जो नेता थी नर्मदा अक्का करके, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो पुलिया नहीं बनना चाहिए और कैसे भी करके इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, पर उनके प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने बहुत किया। हम जब भी जो काम पे जाते थे सुबह, तो पहले सब देखते थे कि कहीं उन्होंने बॉम्ब लगा के तो नहीं रखे हैं। वो सब होने के बाद फिर काम चालू होता था, क्योंकि एक भी सही को हाथ नहीं लगा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। इतनी भयंकर दहशत थी। और सब होने के बाद फिर पूरा पुलिस प्रोटेक्शन पूरा लग जाता था, फिर हम उसमें काम करते थे। तो इस तरह की दिक्कत थी। और वो पुलिया बनेगा, फिर उसके बाद उड़ाया जाएगा, इस तरह का भी डर था। पर हमने भी सोचा कि हमको भी उनकी स्ट्रैटेजी पता थी, तो हमने भी बोला ये पुलिया अपन बना तो लेंगे और ये दूसरे दिन इसको उड़ा भी देंगे। तो इसको उड़ा